कार्ड की यूज की थी जो सिर्फ उनके पास ही रहती थी। इस की के बिना रोबोट के अंदर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर चेंज या अपडेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये रोबोट्स बहुत ज्यादा सिक्योर थे। इसके बाद से लगभग हर मिशन में पुलिस अपने रोबोटिक कॉप्स का इस्तेमाल करने लगी। हालांकि क्रिमिनल्स के हमलों में अक्सर ये रोबोट्स डैमेज हो जाते थे, तब उन्हें वापस टेट्रावेल कंपनी के वर्कशॉप में लाकर रिपेयर किया जाता था। इसी बीच विंसेंट नाम के कंपनी के एक और इंजीनियर ने खुद एक अलग तरह का रोबोट बनाया और उसका नाम इद मूस रखा। ये रोबोट देखने में विशाल था और बाकी रोबोट से पूरी तरह अलग था। विंसेंट अपने इस रोबोट को बाकी सबसे बहुत एडवांस होने का दावा करता था, लेकिन डियोन की तरह उस पर किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए वो काफी जेलस रहने लगा। दूसरी तरफ डियोन अब रोबोट बनाने के बाद एआई की तरफ ध्यान दे रहा है। उसकी विश है कि इन रोबोट्स में ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाए जिससे वो और भी स्मूथली ऑपरेट कर सकें। मूवी के पहले सीन में हमें ऐसा ही एक रोबोट दिखता है जिसका नाम था रोबोट बाइस। अपने पिछले मिशन में थोड़ा डैमेज हो जाने के बाद उसे रिपेयर करके नए मिशन पर भेजा गया। ये मिशन ड्रग स्मगलर्स के एक ग्रुप को पकड़ने का था। निंजा नाम का वो स्मगलर अपने साथियों के साथ एक गैंग के पास कुछ ड्रग्स लेकर जा रहा था, लेकिन जल्दबाजी में रास्ते में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसके सारे ड्रग्स बर्बाद हो गए। अब उस गैंग के ठिकाने पर घुसते ही गैंग लीडर हिप्पो आकर उस पर हमला कर देता है। वह उसे काबू में करके धमकी देता है कि उसे जल्द ही $20 मिलियन पहुंचाने होंगे। अगर उसे यह हर्जाना नहीं मिला तो वह निंजा गैंग के सभी लोगों को ऊपर भेज देगा। यह बात बोलते ही वह निंजा के सामने ही उसके एक साथी को गोली मार देता है, लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने सिर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। उस हेलीकॉप्टर में कुछ असली पुलिस वालों के साथ एक रोबोट भी था, वही रोबोट बाइस जिसे निंजा को फॉलो करने के लिए भेजा गया था। अब उनका पीछा करते करते पुलिस हिप्पो के ठिकाने तक पहुंच जाती है। पुलिस को आता देख हिप्पो और निंजा अफरा तफरी करने लगते हैं, लेकिन तब तक पुलिस और रोबोट नीचे उतरकर उन पर भारी फायरिंग शुरू कर देते हैं। अभी सारे क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। रोबोट बाइस अपने खतरनाक स्टाइल से सबको धूल चटाने लगता है। असली पुलिस वालों में से कई घायल हो जाते हैं, पर रोबोट बाइस को कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से गोलीबारी करते हुए वह हिप्पो के ठिकाने को पूरी तरह तबाह करने लगता है। दूसरी तरफ हिप्पो के लोग भी रोबोट और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर गोलियां चलाते हैं। इसी बीच निंजा किसी तरह गोली लगने के बावजूद अपने साथी के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। तब तक रोबोट बाइस ने हिप्पो के ठिकाने को लगभग मिला। वह एक रॉकेट लॉन्चर लेकर घात लगाकर बैठा था। जैसे ही रोबोट बाइस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, हिप्पो रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देता है, जिससे बाइस और उसके पीछे खड़े पुलिस वाले बुरी तरह उड़ जाते हैं। रॉकेट लॉन्चर के इस तगाड़े वार से वह बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अब टेट्रावेल कंपनी के कंप्यूटर पर भी वह ऑफलाइन दिखने लगता है, यानी रोबोट बाइस अब डेड हो चुका है। हालांकि इस हादसे के बाद भी मीडिया में इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी की तरह दिखाया जाता है। टेट्रावेल कंपनी अपने रोबोटिक प्रोग्राम की वजह से और भी ज्यादा नाम कमाने लगती है। रोबोट्स की इस सक्सेस को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें और 100 रोबोट्स बनाने का ऑर्डर दे देता है। इधर निंजा के भाग जाने के बाद भी हिप्पो उसे फोन करके फिर से धमकी देता है। वह साफ कह देता है कि अगर 7 दिनों के भीतर उसे $20 मिलियन नहीं मिले तो निंजा का कोई वजूद नहीं बचेगा। अब इस टेंशन में उसका दिमाग खराब होने लगता है कि इतने कम समय में वह इतने पैसे कैसे जुटाएगा। तभी उसके दिमाग में एक बड़ी डकैती करने का आइडिया आता है, लेकिन रोबोटिक कॉप्स के रहते अब किसी भी बड़ी चोरी को अंजाम देना नामुमकिन सा हो गया है। तभी उसकी गैंग मेंबर यूलैंडी उससे कहती है कि चूंकि ये रोबोट इंसानों के कहने पर काम कर रहे हैं तो शायद इन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा होगा। उनका मानना था कि जिस शख्स ने इन रोबोट्स को बनाया है, अगर हम उसे पकड़ लें तो उससे रिमोट लेकर हम खुद रोबोट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। असल में उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये रोबोट कैसे काम करते हैं। इंटरनेट पर काफी छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि डियोन विल्सन नाम के आदमी ने इन रोबोट्स को बनाया है। अब वे उसे किडनैप करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ विल्सन अपना नया एआई प्रोग्राम डेवलप करने में बिजी था। दिन रात एक करके आखिरकार वह एक ऐसा प्रोग्राम बना ही लेता है जिसकी मदद से एक रोबोट पूरी तरह इंसानों की तरह सोच पाएगा और वैसे ही काम भी कर सकेगा। लेकिन सबसे पहले उसे किसी रोबोट के अंदर इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करके टेस्ट करना था। तभी उसे उस रोबोट की याद आती है जिसे कुछ देर पहले वर्कशॉप लाया गया था। यहाँ रोबोट बाइस को रिकवर करके लाने के बाद डियोन को वर्कशॉप बुलाया गया था। उस रोबोट की हालत देखकर उसने बता दिया था कि इसे अब रिपेयर करना मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके पार्ट्स को रिसाइकल करना ही बेहतर होगा। अब उसी रोबोट का ख्याल आते ही
वह फौरन वर्कशॉप की तरफ भागता है और वहां के इंजीनियर से कह देता है कि वे उस रोबोट को संभाल कर रखें। इसके बाद वह कंपनी की सीईओ मिशेल से मिलता है और उसे अपने बनाए एआई के बारे में बताकर उस डैमेज रोबोट को इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है, लेकिन मिशेल उसे मना कर देती है और कहती है कि उनका फोकस सिर्फ हथियार बनाने पर रहेगा, एआई पर नहीं। ऊपर से अगर वे यह रोबोट डियोन को दे देते हैं तो वे इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर डियोन वहां से निराश होकर निकल आता है। इधर विंसेंट सीईओ मिशेल के साथ शहर के पुलिस कमिश्नर की एक मीटिंग अरेंज करता है। वहां वह ऐड मूस नाम के रोबोट के बारे में सबको डिटेल में समझाता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों को घास तक नहीं डालती। वे कहते हैं कि फिलहाल वे रोबोटिक कॉप्स से काफी खुश हैं और यह विशाल और अजीब दिखने वाला रोबोट उनके किसी काम का नहीं है, उल्टा इसे मेंटेन करने में खर्चा भी बहुत होगा। ये सब सुनकर विंसेंट बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दूसरी तरफ डियोन को मिशेल से परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन वह चुपके से वर्कशॉप में घुसकर रोबोट के पार्ट्स निकाल लेता है और उन्हें एक वैन में लाद कर वहां से निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसके सामने गाड़ी लेकर निंजा और उसकी गैंग आ जाते हैं। डियोन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे उसकी गाड़ी का कांच तोड़कर उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद डियोन को मारकर बेहोश कर दिया जाता है और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को उनके ठिकाने पर पाता है। डियोन उन्हें देखकर कहता है कि उसके पास कोई खास पैसा नहीं है। तब निंजा और यूलैंडी उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे पैसों के लिए नहीं बल्कि उसके बनाए रोबोट्स के रिमोट के लिए किडनैप किया है। यह सुनकर डियोन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इन रोबोट्स का कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता और इन्हें रिमोट से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन उनकी बात कौन सुने। निंजा उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच यूलैंडी और उसका दूसरा साथी अमेरिका बाहर खड़ी वैन चेक करते हैं जहां उन्हें चोरी किया हुआ रोबोट मिल जाता है। फिर वे डियोन से इस रोबोट को अपने लिए रिप्रोग्राम करने को कहते हैं। वे असल में एक रोबोटिक गैंगस्टर बनाना चाहते हैं। अब डियोन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वह अपने एआई प्रोग्राम के बारे में बताता है। वह साफ कर देता है कि इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद शुरुआत में रोबोट एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करेगा, क्योंकि यह प्रोग्राम इंसानी जिंदगी की तरह डिजाइन किया गया है। शुरू में उसे भाषा और तौर तरीके सिखाने होंगे, फिर उसे अपनी मर्जी से ट्रेन करके कुछ भी बनाया जा सकता है। निंजा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद डियोन रोबोट को असेंबल करता है और उसके अंदर एआई प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है। उसके पास गार्ड की होने की वजह से वह यह काम आसानी से कर लेता है। प्रोग्राम इंस्टॉल होते ही रोबोट आखिरकार जाग उठता है, लेकिन जागते ही वह रोबोट एक छोटे बच्चे की तरह एक कोने में छिप जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा नए लोगों को देखकर डरता है, रोबोट भी वैसा ही बर्ताव करने लगता है। रोबोट का यह बिहेवियर देखकर निंजा फिर से भड़क जाता है। तब यूलैंडी उसे दूर ले जाकर किचन में छोड़ आती है। फिर वह और डियोन मिलकर रोबोट को धीरे धीरे शांत करते हैं और रोबोट भी डरते डरते उनके पास आने लगता है। डियोन अपनी हाथ की घड़ी और गाड़ी से लाए एक खिलौने की मदद से रोबोट को बहलाने में कामयाब हो जाता है। यह रोबोट वाकई एक छोटे बच्चे की तरह बहुत क्यूट लग रहा था। यूलैंडी रोबोट को अपना नाम बताती है और उसका नाम चैपी रखती है। डियोन भी रोबोट को अपना नाम सिखा देता है, लेकिन निंजा आकर फिर से डियोन पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे फौरन रोबोटिक गैंगस्टर चाहिए। तब डियोन उसे वादा करता है कि वह अगले दिन वापस आकर रोबोट की ट्रेनिंग शुरू कर देगा और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बार वह सब सीख गया तो उससे कोई भी काम कराया जा सकता है। उस रात चैपी निंजा के पास ही रुक जाता है। अगली सुबह उठकर वह एक बच्चे की तरह इधर उधर टहलने लगता है और आसपास की चीजों को बड़ी क्यूरियोसिटी से देखता है। इस बीच निंजा उसे शूटिंग सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त चैपी को पिस्टल चलाना सिखाना वैसा ही था जैसे किसी बच्चे को सिखाना। निंजा सटीक निशाना लगाकर कई बोतलें तोड़ देता है, पर चैपी गोलियों की आवाज से बुरी तरह डर जाता है। लेकिन इसके बावजूद निंजा उसके हाथ में पिस्तौल थमा देता है, पर चैपी इस बार गलत निशाने पर फायर कर देता है, जिससे पहले से ही बेताब निंजा और भी ज्यादा भड़क जाता है। तब यूलैंडी आकर उसे समझाती है कि यह रोबोट अभी बच्चा है और उसे पहले कई चीजें सीखनी होंगी। ये सुनकर निंजा और चिढ़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद यूलैंडी उसे अपने बेटे की तरह शब्द सिखाना शुरू करती है, जिससे वह काफी कुछ सीख जाता है। यूलैंडी खुद को उसकी माँ की तरह महसूस करने लगती है और चैपी को भी माम बोलना सिखाती है। दूसरी तरफ अमेरिका उसे गालियां सिखाने लगता है और चैपी एक बच्चे की तरह उन्हें कॉपी करने लगता है। इधर विंसेंट अपने रोबोट मूस को चेक करने के लिए ऑफिस से गार्ड की लेने जाता है, लेकिन वहां उसे वह चाबी नहीं मिलती, जिससे वह परेशान हो जाता है। फिर वह कंप्यूटर पर उसे ट्रेस करता है और उसे पता चलता है कि यह की अभी डियोन के पास है। उस वक्त डियोन अपने ऑफिस में बैठकर इस बात पर रिसर्च कर रहा था कि एक बच्चे को बचपन से कैसे सिखाया जाता है। तभी विंसेंट उसके पास आकर गार्ड की मांगता है, लेकिन डियोन उसे सीधा मना कर देता है। अब विंसेंट गुस्से में आकर टेबल पर उसका सिर दबा देता है और बंदूक तानकर धमकी देता है कि तेरे इन छोटे रोबोट
रोबोट्स ने पहले ही मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर तूने मुझे यह की नहीं दी तो तुझे ऊपर भेज दूंगा। लेकिन इसके बावजूद डियोन उसे चाबी नहीं देता, और दे भी कैसे, वह तो चैपी के अंदर लगी हुई थी। विंसेंट ट्रिगर दबाता है पर गोली नहीं चलती। फिर वह ऐसा दिखावा करता है जैसे वह डियोन के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद डियोन ऑफिस छोड़कर निंजा के ठिकाने की तरफ निकलता है, पर विंसेंट भी उसका पीछा करने लगता है। जब डियोन वहां पहुंचता है तो उसे देखकर यूलैंडी और अमेरिका हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगा था कि वह अपनी जान के डर से कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि निंजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होगा। लेकिन डियोन अपनी क्रिएशन चैपी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इधर चैपी के मुंह से गालियां सुनकर डियोन समझ जाता है कि उसने यह सब अमेरिका से सीखा है। वह अमेरिका को दूर जाने को कहता है, जिससे वह नाराज हो जाता है, पर यूलैंडी उसे शांत कर देती है। इसके बाद डियोन चैपी की ट्रेनिंग शुरू करता है। सबसे पहले वह उससे वादा लेता है कि वह कभी किसी क्राइम में शामिल नहीं होगा। फिर वह धीरे धीरे चैपी को अलग अलग चीजें सिखाने लगता है। इस तरह सिखाते सिखाते डियोन को चैपी की पेंटिंग बनाने की स्किल के बारे में पता चलता है। तब एक क्यूरियस बच्चे की तरह वह भी पेंटिंग करना चाहता है, और डियोन के कैनवास लाकर देने पर वह तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। इधर विंसेंट पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच गया था, इसलिए वह दूर से ही देख लेता है कि डियोन एक रोबोट से बातें कर रहा है। यहाँ उसे रोबोट की बॉडी पर लगी गार्ड की भी दिख जाती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि डियोन यहाँ कोई बड़ा काम कर रहा है। इसके बाद विंसेंट वहाँ से निकल जाता है। विंसेंट के जाने के बाद वहाँ निंजा आता है। वह वापस आकर चैपी को पेंटिंग करते देखता है तो उसका पारा चढ़ जाता है। वह तुरंत डियोन को पीटना शुरू कर देता है। निंजा उसे गोली मारने ही वाला होता है कि यूलैंडी के बीच में आने की वजह से मिसफायर हो जाता है। तब डियोन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। जाते जाते वह चैपी से कह जाता है कि वह निंजा की बातों में आकर कुछ गलत न करे, लेकिन एक मासूम बच्चे की तरह देखते रहने के अलावा चैपी कुछ नहीं कर पाता। इधर यूलैंडी निंजा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर निंजा उस डकैती के लिए पागल था, क्योंकि ऐसा न करने पर उसे जल्द ही हिप्पो के हाथों जान गंवानी पड़ती। इसीलिए उसे चैपी को किसी भी हाल में अपने काम में लगाना ही था। वह यूलैंडी को किसी तरह मनाकर चैपी को असली दुनिया दिखाने के बहाने गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गाड़ी चलाकर कुछ दूर जाने के बाद वह चैपी को एक जगह उतार देता है। ये जगह शहर के अपराधियों और नशेड़ियों का अड्डा थी। असल में वह चैपी को वॉयलेंस यानी हिंसा सिखाना चाहता था, इसीलिए उसे ऐसी खतरनाक जगह पर अकेला छोड़ देता है। निंजा के जाने के वक्त चैपी एक बच्चे की तरह गाड़ी में बैठने की बहुत कोशिश करता है, पर वे सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। आसपास के गुंडे पहले तो चैपी को देखकर उसे पुलिस समझने लगते हैं, लेकिन उसका बच्चों जैसा बर्ताव देखकर वे उसे परेशान करने लगते हैं। कोई उस पर पत्थर फेंकता है तो कोई उसे लाठी से पीटने लगता है। इन सब के बावजूद चैपी अपना बचाव नहीं कर पाता, क्योंकि उसने कभी लड़ना सीखा ही नहीं था। वह मार खाते हुए एक बच्चे की तरह सोचने लगता है कि ये लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर में उन लोगों में से एक उसकी बॉडी पर आग लगा देता है। चैपी किसी तरह जख्मी हालत में वहां से लंगड़ाते हुए भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद वह एक रेलवे लाइन के पास बैठ जाता है। तभी उसके पास एक कुत्ता आकर खड़ा होता है और चैपी इंसानों की तरह उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। इधर विंसेंट भी अपने रोबोट के लिए गार्ड की पाने के लिए पागल था, इसलिए चैपी को ट्रेस करते हुए वह उसके पास पहुंच जाता है। चैपी पर हमला करने के लिए वह अपने साथ 2 और लोगों को भी लाया था। उसे ढूंढ निकालने के बाद वे मैग्नेटिक लेजर से उसे बेहोश कर देते हैं, जिससे चैपी टेम्पोरेरी तौर पर शट डाउन हो जाता है। इसके बाद वे उसे वैन में डालकर उसकी बॉडी पर लगी गार्ड की निकाल लेते हैं। तभी चैपी जाग जाता है और तड़पने लगता है। उसे बिल्कुल एक असली इंसान की तरह दर्द महसूस हो रहा था। विंसेंट उसे सबक सिखाने के लिए एक एंगल ग्राइंडर से उसका एक हाथ काट देता है। इतने पर भी विंसेंट का मन नहीं भरता और वह चैपी को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन चैपी खुद को बचाने की आखिरी कोशिश में उन्हें झटक देता है और वैन से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। वहां से भागकर जब वह निंजा के ठिकाने पर वापस पहुंचता है तो उसकी हालत देख यूलैंडी का दिल दहल जाता है, क्योंकि वह चैपी को अपने बच्चे की तरह मानती थी। वह उसकी इस हालत के लिए निंजा पर बहुत चिल्लाती है। खुशकिस्मती से डियोन के लाए हुए बॉक्स में एक एक्स्ट्रा हाथ रखा था, जिसे देखकर अमेरिका उसे चैपी की बॉडी में फिट कर देता है। इससे चैपी फिर से पहले जैसा हो जाता है। वह यूलैंडी को बताता है कि कुछ लोगों ने उसे पीटा और फिर एक वैन में किसी ने आकर उसका हाथ काट दिया। यहाँ वह विंसेंट की ही बात कर रहा था। यूलैंडी उसे शांत करती है और डियोन की लाई हुई कहानियों की किताब पढ़कर उसे सुनाने लगती है। यहाँ यूलैंडी माँ की तरह उसका ख्याल रखती है और चैपी भी उसे माँ कहता है।
अगली सुबह चैपी निंजा को देखकर डर के मारे छिप जाता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी यह हालत हुई थी। लेकिन निंजा अपनी गलती के लिए माफी मांगकर उसे फिर से बहला लेता है और उसे एक गैंगस्टर बनने का लालच देता है। वह चैपी को अपनी डकैती में मदद करने के लिए राजी करना चाहता है, लेकिन चैपी कहता है कि उसने अपने वादा किया है कि वह कभी कोई जुर्म नहीं करेगा। तब निंजा क्राइम की बात को घुमाते हुए कहता है कि वे जो करेंगे वो जुर्म नहीं है, बल्कि कूल गैंग्स का एक अच्छा काम है। वह उसे झूठ बोलता है कि उन लोगों ने हमारे पैसे चोरी किए हैं और हमें बस अपने पैसे वापस लाने हैं। चैपी का दिमाग अभी एक बच्चे जैसा था, इसीलिए वह इन बातों पर यकीन कर लेता है और उनकी बातों में आ जाता है। धीरे धीरे निंजा और अमेरिका उसे चाकू चलाने से लेकर कई तरह की फाइटिंग तकनीक सिखाने लगते हैं और चैपी भी बहुत तेजी से सब सीख जाता है। अब वे उसके गले में गैंगस्टर लुक वाली चैन पहना देते हैं। निंजा खुद को उसका बाप बताता है और चैपी भी उसे पापा कहना शुरू कर देता है। इस तरह चैपी धीरे धीरे एक बड़ा गैंगस्टर बनने की राह पर चल पड़ता है। अब निंजा उसे बताता है कि कुछ लोगों ने उसकी कई गाड़ियां चलाने जाना होगा, लेकिन असल में वे डकैती के लिए गाड़ियां जुटाने का प्लान बना रहे थे। चैपी भी उनकी बातों में आकर गाड़ियां रिकवर करने निकल पड़ता है। सबसे पहले वे उसके हाथ में एक पिस्तौल थमा देते हैं। फिर निंजा उसे कहता है कि तुम्हें किसी को गोली मारने की जरूरत नहीं है, बस उन लोगों को थोड़ा डराकर गाड़ियां वापस ले आनी है जिन्होंने पापा की गाड़ियां चुराई हैं। ये सुनकर चैपी उसके कहे अनुसार एक गाड़ी के सामने पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगता है। उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उसके पापा की गाड़ी चुराई थी। इसके बाद वह एक आदमी को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन निंजा उसे टोकता है कि उसे गाड़ियां सही सलामत लानी होंगी, वरना डैडी उन्हें इस्तेमाल कैसे करेंगे। तब चैपी उसकी बात मानकर कई गाड़ियां छीन लेता है। इसके बाद निंजा और अमेरिका उसे लेकर किंग नाम के एक आदमी के पास कुछ विस्फोटक खरीदने जाते हैं। चैपी को बाहर छोड़कर जब वे अंदर जाते हैं तो वह अपने सामने एक रोबोट की डेड बॉडी देखता है। शायद गैंगस्टर्स से लड़ते हुए वह रोबोट बुरी तरह डैमेज हो गया था। तब निंजा वापस आकर उसे मैनिपुलेट करने का एक अच्छा मौका पा लेता है। चैपी की छाती पर लगी बैटरी तब लो दिखा रही थी। वह निंजा से कहता है कि उसके शरीर में नई बैटरी लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वह उसकी बॉडी के साथ फिक्स है। इसीलिए अगर वह मरना नहीं चाहता तो उसे नई बॉडी लगानी होगी और उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। यह सब सुनने के बाद चैपी डकैती में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। इधर डियोन एक बार फिर निंजा का सामना करने के लिए एक पिस्तौल खरीद कर उसके ठिकाने पर आता है। जब वे चैपी को लेकर वापस आते हैं तो डियोन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चैपी उसे इग्नोर करने लगता है। असल में निंजा ने उसे समझा दिया था कि डियोन ने उसे मरने के लिए ही ऐसा बनाया है। बार बार इग्नोर किए जाने पर डियोन उससे असली वजह पूछता है। तब चैपी उसे कहता है कि वह उससे नफरत करता है, क्योंकि डियोन ने उसके अंदर ऐसी बैटरी फिट की है कि चार्ज खत्म होते ही वह मर जाएगा। तब डियोन उसे समझाता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि चैपी इतना आगे तक निकल जाएगा, इसलिए शुरू में उसने इस बारे में नहीं सोचा था। इसी दौरान विंसेंट टेट्रावेल ऑफिस में घुसकर कंप्यूटर लॉगिन करता है। फिर वह गार्ड की का इस्तेमाल करके सभी रोबोट्स का एक्सेस लेने लगता है। इसके बाद वह सर्वर पर एक वायरस अपलोड कर देता है। यह वायरस हर रोबोट के सीपीयू पर हमला करके उन्हें डिसेबल करने लगता है, जिसकी वजह से ड्यूटी पर तैनात सभी रोबोट एक एक करके बंद होने लगते हैं। रोबोटिक कॉप्स को इस तरह बेबस होते देख क्रिमिनल्स की तो जैसे चांदी हो गई। इतने समय से इन रोबोट्स की वजह से वे चैन से क्राइम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अब सब एक साथ बाहर निकल आते हैं और पूरे शहर में कोहराम मचा देते हैं। शहर में एक के बाद एक डकैती, लूटपाट, तोड़फोड़ और खून खराबा होने लगता है और देखते ही देखते सारे रोबोट ऑफलाइन हो जाते हैं। इधर निंजा के ठिकाने पर मौजूद चैपी भी इनके साथ डिसेबल हो जाता है। तब डियोन उसे रिवाइव करने के लिए वर्कशॉप ले जाना चाहता है, लेकिन निंजा उसे रोकना चाहता है। डियोन उसे पिस्तौल दिखाकर चैपी को वैन में डाल लेता है और सीधे वर्कशॉप पहुंच जाता है। वहां विंसेंट पहले से मौजूद था, जो किसी की आहट सुनकर एक कोने में छिप जाता है। डियोन अंदर जाकर काफी कोशिशों के बाद चैपी के सीपीयू की पावर वापस लाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद चैपी आसपास की चीजों को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां उसके जैसे दिखने वाले लेकिन बड़े साइज के मूस रखे थे। वहां एक टेबल पर रखे हेलमेट को देखकर चैपी उसके बारे में पूछता है। तब डियोन बताता है कि ये न्यूरल हेलमेट उन लोगों के लिए हैं जो रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं। इन रोबोट्स के पास चैपी जैसा दिमाग नहीं है, इसीलिए इंसानी दिमाग ही इनका दिमाग होता है, यानी ये हेलमेट रोबोट को इंसान का माइंड रीड करने में मदद करते हैं। तब चैपी कहता है कि अपनी मौत रोकने के लिए उसे कोई रास्ता निकालना होगा। डियोन उसे बताता है कि अगर उसे जिंदा रखना है तो उसकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना को कहीं और ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन उसे इसका तरीका नहीं पता। चैपी कहता है कि यह रास्ता वह खुद ढूंढ लेगा और ये न्यूरल हेलमेट उसके काम आ सकते हैं। उसके डैडी यानी निंजा के नया शरीर ढूंढने से पहले उसे अपनी चेतना कहीं और कॉपी करनी होगी। उसकी रोबोटिक चेतना असल में इंसानी दिमाग की चेतना की तरह ही थी। ये कहकर वह डियोन के रोकने के बावजूद न्यूरल हेलमेट लेकर भाग जाता है। जब वह निंजा के ठिकाने पर लौटता है तो यूलैंडी उसके हाथ में हेलमेट देखकर पूछती है
है कि यह क्या है। तब चैपी एक लैपटॉप लेकर अपनी चेतना को लैपटॉप की मेमोरी में ट्रांसफर करने का तरीका ढूंढने लगता है। काफी कोशिशों के बाद वह सक्सेसफुली प्रोग्रामिंग करके अपने रोबोटिक दिमाग की एक कॉपी लैपटॉप के अंदर बनाने में कामयाब हो जाता है। यानी चैपी अब अपने शरीर के साथ साथ लैपटॉप के अंदर भी मौजूद था। अब अगर उसके इस रोबोटिक शरीर की पावर खत्म हो जाती है तो उसे किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा सकेगा, और इसी बात का फायदा निंजा उठाता है। वह आकर चैपी को फिर से नए शरीर का लालच देने लगता है। चैपी को लगने लगता है कि अपने लिए नया रोबोटिक शरीर पाने का इकलौता रास्ता इस डकैती में हिस्सा लेना ही है। इसके बाद वह निंजा, यूलैंडी और अमेरिका के साथ चोरी के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे तीनों मिलकर पैसों से भरी एक वैन पर हमला कर देते हैं। ये पैसे असल में एक बैंक ले जाए जा रहे थे। चैपी बहुत आसानी से गाड़ी से गार्ड्स को बाहर फेंक देता है। निंजा और उसकी गैंग उन पर गोलियां चलाते हुए पैसे लूटना शुरू कर देते हैं। डकैती खत्म होने के बाद निंजा चैपी को गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन एक घायल गार्ड को देखकर चैपी को दया आ जाती है। भले ही उसने अनजाने में उन लोगों को चोट पहुंचाई थी, पर उसके अंदर अभी भी इमोशंस थे, इसलिए वह घायल गार्ड के शरीर से चाकू का टुकड़ा निकालकर उसकी मदद करता है और फिर निंजा के साथ गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। इधर शहर के सभी रोबोटिक पुलिस के बंद हो जाने के बाद असली पुलिस टेट्रावेल ऑफिस पहुंच जाती है। इस वजह से विंसेंट को अपना वायरस मिटाने का मौका नहीं मिलता और वह उसे वैसे ही छोड़कर आने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ कंपनी की सीईओ मिशेल डियोन से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहती है। काफी छानबीन के बाद डियोन को विंसेंट का अपलोड किया हुआ वायरस मिल जाता है। वह विंसेंट के पास जाकर कहता है कि तुमने जो किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी अचानक टीवी पर निंजा की उस डकैती के फुटेज दिखाए जाते हैं। जब शहर के लोग देखते हैं कि रोबोट अब डकैती में भी शामिल हैं, तो सब दहशत में आ जाते हैं। डियोन ये सीन देखकर चैपी को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। अब विंसेंट को एक मौका मिल जाता है और वह मिशेल को समझाता है कि डियोन के एआई की वजह से ही ये सब हो रहा है। उसी के प्रोग्राम के कारण रोबोट चोरी में हिस्सा ले रहे हैं। वह कहता है कि अब इस रोबोट को रोकने का इकलौता तरीका द मूस को एक्टिव करना है। विंसेंट ने पहले भी इसकी रिक्वेस्ट की थी, पर इस बार मिशेल उसे परमिशन दे देती है। विंसेंट तुरंत उस दानव जैसे रोबोट मूस को चालू कर देता है। पल भर में वह विशाल और अजीब दिखने वाला रोबोट उड़कर वर्कशॉप से बाहर निकल आता है। इधर निंजा डकैती के बाद चैपी को लेकर लौट रहा होता है। तभी चैपी उससे अपने नए शरीर के बारे में पूछता है। तब निंजा को सच कबूल करना पड़ता है। वह बताता है कि असल में ऐसा कोई शरीर कहीं नहीं है, उसने सिर्फ डकैती के लिए उसे मैनिपुलेट किया था। ये सुनकर चैपी को बहुत गुस्सा आता है। वह कहने लगता है कि तुम इंसान इतने बुरे और झूठे क्यों हो। गुस्से में वह निंजा का गला दबा देता है। उसी हालत में अमेरिका गाड़ी चलाकर उनके ठिकाने पर पहुंचता है, जहां चैपी निंजा को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तभी डियोन भी वहां पहुंच जाता है और चैपी को बताता है कि उसके लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। चैपी कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी थोड़ी देर में मर ही जाऊंगा। निंजा बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है और डियोन चैपी को समझाता है कि अब आने वाले खतरे के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि मूस उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा है। वह चैपी को एक राइफल देना चाहता है, पर चैपी उसे लेने से मना कर देता है। तभी उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। वह गैंगस्टर हिप्पो अपनी गैंग के साथ आकर कहता है कि अब उसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उसे यह रोबोट चाहिए। यह सुनकर निंजा उसे कोई जवाब दिए बिना फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद हिप्पो और उसके लोग भी गोलियां चलाने लगते हैं। इस सिचुएशन में चैपी शुरू में उनकी कोई मदद नहीं करता। सब कवर लेकर एक दूसरे पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां दमूस आ धमकता है। टेट्रावेल के वर्कशॉप में बैठकर न्यूरल हेलमेट के जरिए उसे खुद विंसेंट कंट्रोल कर रहा था। विंसेंट के कमांड पर मूस वहां पहुंचकर भयंकर गोलाबारी और तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब सब अपनी आपसी लड़ाई रोककर उस रोबोट पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन मूस अपने हाथ के चिमटे जैसे हिस्से से निंजा के सामने ही अमेरिका का सिर धड़ से अलग कर देता है। विंसेंट उन सबको खत्म करने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाता है। निंजा काफी हताश होकर मूस पर फायर करता है, पर विंसेंट अपने रोबोट के जरिए बमों की बारिश कर देता है। इस धमाके में हिप्पो के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। जब चैपी यूलैंडी को चोट लगते देखता है तो वह राइफल उठाकर मूस पर झपट पड़ता है। 50 कैलिबर की खतरनाक फायरिंग से वह मूस को काफी हद तक डैमेज कर देता है। फिर वह उछलकर उस पर एक एक्सप्लोसिव सेट कर देता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही विंसेंट मूस से फायर करवाकर चैपी के हाथ से रिमोट गिरा देता है। विंसेंट के ऑर्डर पर वह रोबोट डियोन की तरफ बढ़ता है और उस पर सीधा फायर
फायर कर देता है, जिससे डियोन कई गोलियां लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इतनी तबाही के बीच भी हिप्पो ने निंजा का पीछा नहीं छोड़ा था, पर आखिर में निंजा उसे लोहे की रॉड से मार मार कर ऊपर पहुंचा देता है। इस दौरान निंजा के पैर में भी गोली लग जाती है। बुरी तरह जख्मी डियोन को बचाने का कोई रास्ता न देखकर चैपी न्यूरल हेलमेट की मदद से उसकी चेतना को कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहता है। वह डियोन को गाड़ी में डालकर तेजी से गोदाम में रखे न्यूरल हेलमेट को लेने जाता है, लेकिन विंसेंट पहले ही वहां मूस को भेजकर हेलमेट पर गोली चलवा देता है, जिससे वह डैमेज हो जाता है। इस हालत में निंजा चैपी और यूलैंडी से डियोन को लेकर वहां से हटने को कहता है। फिर वह अकेला उस विशाल मूस का सामना करने खड़ा हो जाता है। विंसेंट उसे देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसके विशाल रोबोट के सामने निंजा एक तिनके जैसा था। जैसे ही वह उसे गोली मारने वाला होता है, तभी अचानक यूलैंडी मूस पर फायर कर देती है। मूस उसकी तरफ घूमकर जवाबी फायरिंग करता है, जिससे यूलैंडी की वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर चैपी तुरंत उसके पास आता है और उसे मां पुकारते हुए इंसानों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अचानक उसे अपने हाथ के पास वही पुराना रिमोट मिल जाता है। जैसे ही वह उसे दबाता है, मूस की बॉडी पर लगा हुआ एक्सप्लोसिव फट जाता है और वह पूरी तरह तबाह हो जाता है। इधर वर्कशॉप के अंदर विंसेंट अपने रोबोट के सारे सिग्नल खो देता है और समझ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। इसलिए वह अपनी कुर्सी छोड़कर फैक्ट्री से भागने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ निंजा यूलैंडी को मरा हुआ पाकर चीख चीख कर रोने लगता है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इधर चैपी, डियोन और यूलैंडी की यह हालत देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह डियोन से पूछता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। तब डियोन उसे वर्कशॉप में मौजूद विंसेंट के बारे में बताता है। अब चैपी वहां पहुंचता है और विंसेंट को देखते ही पहचान लेता है। वह चिल्लाकर कहता है कि यह वही आदमी है जिसने वैन के अंदर मेरा हाथ काटा था। अब विंसेंट अपनी पिस्तौल निकालकर चैपी पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन चैपी उसकी तरफ लोहे का एक टुकड़ा फेंककर मारता है, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। चैपी उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे पीटते हुए कहता है कि तुम मेरे देखे हुए सबसे बुरे इंसान हो। चैपी का यह भयानक गुस्सा देखकर वर्कशॉप और ऑफिस के अंदर मौजूद सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वह विंसेंट को मार मार कर अधमरा कर देता है और आखिर में कहता है कि जा, मैंने तुझे माफ किया। इसके बाद वह डियोन को लेकर वर्कशॉप के अंदर जाता है और सारी लाइटें बंद कर देता है। अब वह विंसेंट वाला न्यूरल हेलमेट डियोन के सिर पर लगाकर उसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।